उपासक उपासिकाओं को खूब खूब साधुवाद है कि आप लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। कल प्रियदर्शी देवों के प्रिय महान सम्राट अशोक जी की जयंती है। मुझे प्रसन्नता उस बात की है सबसे ज़्यादा कि अभी तक भारत में हम लोग जिस प्रकार परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं, संपूर्ण भारत इसको जानता है। हम भगवान बुद्ध की जयंती बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, वैशाख पूर्णिमा के नाम से हम लोग मनाते हैं, इसे भी संपूर्ण भारत जानता है। परंतु अभी तक जो प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती है, जिसे अक्सर लोग अभी थोड़ी सी जागरूकता आने लगी है कुछ सालों में, लेकिन पर्याप्त पूरे भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उनकी जयंती कब होती है। जबकि उनके पुत्र के द्वारा उत्तर बिहार अट्ठ कथा जो हमें मिलता है ग्रंथ, पाली ग्रंथ, उसमें हमें मिलता है कि चैत्र ये 5 अप्रैल को नहीं होती है। 5 अप्रैल पर तारीख पर यह निश्चित रूप से सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे हैं और उसी बीच में हमें ये जयंती यहाँ मनाने का अवसर मिल रहा है। परंतु सम्राट अशोक जी की जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन पर होती है। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष अष्टमी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार किसी भी तारीख को आ सकती है, परंतु ये जो मौका हमें मिला है ये निश्चित रूप से भारत में संपूर्ण भारतीय बौद्धों को ये ज्ञात कराने के लिए, ये जानकारी देने के लिए कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को सम्राट अशोक जी की जयंती होती है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला है और निश्चित रूप से ये शुरुआत यहाँ से जो हो रही है बोधगया से, कल जिस पैमाने पर यहाँ प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की जयंती मनाई जानी है, उससे संपूर्ण भारत में जागरूकता आएगी और बाबा साहेब की जयंती बुद्ध जयंती के साथ साथ अब सम्राट अशोक जयंती भी बड़े पैमाने पर संपूर्ण भारत में प्रत्येक वर्ष मनाई जाने लगेगी, क्योंकि लोग जागरूक हो जाएंगे। तो ये एक लाभ तो जरूर हमें इस जयंती का मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको लगता है क्रांति का उदय हो रहा है? बिल्कुल, जब हमारे महापुरुषों के प्रति हम लोग जागरूक, जैसे भी भंते जी ने भी कहा, जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम अपना इतिहास बना नहीं सकते, बाबा साहेब ने भी कहा है। तो निश्चित रूप से जब तक लोगों के मन में जागरूकता ही नहीं आएगी कि हमारे महापुरुषों की जयंती कब है, उनके विशेष दिन कब है, उनके जो गुण है वो क्या है, उनका जीवन जो है वो क्या है, जब तक इसके बारे में जागरूकता नहीं आएगी तो निश्चित रूप से जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे अपने महापुरुषों का, तो हम इतिहास बना भी नहीं पाएंगे। तो कल सम्राट अशोक जी की जयंती के माध्यम से यहाँ विभिन्न कार्यक्रम होंगे, उनकी जीवनी पर, उनके संपूर्ण जीवन, राजा होते हुए उन्होंने किस प्रकार धर्म को बल दिया, ये सभी कल चर्चा होगी नाटक के माध्यम से और अन्य वक्ताओं के माध्यम से। तो निश्चित रूप से सम्राट अशोक जी की जो इतिहास है वो लोगों को जानने को मिलेगा और इतिहास पढ़ेगा तो इतिहास बनेगा। अच्छा, कल सम्राट अशोक की जयंती मनाने के पीछे क्या सरकार को बड़ा मैसेज देने की तैयारी है? बिल्कुल, सरकार को भी बड़ा मैसेज और पब्लिक को सबसे बड़ा मैसेज। हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम, सरकार हमारी बात सुन रही हो या ना सुन रही हो, लेकिन भारत की विभिन्न संस्थाओं के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक जो इकट्ठे हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी पावर हमें बौद्धों की देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से संपूर्ण भारत से लोग आ रहे हैं, तो सरकार को तो हमें दिखाना ही है, लेकिन उससे ज्यादा हमें लोगों को जागरूक करना है जो लोग जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा लोगों ने कि प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती हम बुद्धगया में, लोग प्लान करते हैं कि हम बुद्ध पूर्णिमा इस साल बुद्धगया में मनाएंगे, लेकिन कभी सम्राट अशोक जी की जयंती हम बुद्धगया में मनाएंगे ऐसा कभी किसी ने प्लान नहीं किया होगा। तो निश्चित रूप से बड़ी तैयारी है लोगों को जागरूक करने की। अशोक को बिल्कुल इतिहास से गायब कर दिया गया था, किसी को मालूम नहीं था कि राजा अशोक है बोल के। हमारे बीच में इतने बड़े महामस्त हस्ती राजा अशोक है बोल के किसी को मालूम ही नहीं था। ये तो हम लोग शुक्रगुजार है अंग्रेज इतिहासकार जिसने राजा अशोक को खोज के निकाला। हम छोटे में पढ़ा था कि अमील्स 10,000 मोनार्क, 10,000 राजाओं में अशोक का नाम जो है एक ध्रुव तारा के हिसाब से चमकता रहेगा। इतना बड़ा सम्राट, उसको किंतु ये हमारा यहाँ पर इंडिया में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणवाद ने इनको इतिहास से गायब कर दिया है। अभी हम लोग का दायित्व बनता है कि राजा अशोक को सामने लाए, और अगर आप
बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को फिर पुनर्जीवित करना है तो उस भगवान बुद्ध के साथ साथ भी आपको राजा अशोक का नाम भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, ताकि हम लोग का अस्तित्व सबके सामने में, हम लोग का पहचान सबके सामने में आए। इंडिया में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप देखते हैं कि कहीं भी जब चर्चा होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सिर्फ चार ये धर्म का बात उठता है। कभी भी बुद्धिज्म को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। तो अभी टाइम आ गया, अभी हम लोग अपना पहचान बनाने लगे, राजा अशोक को सामने लाए, बाबा साहेब अम्बेडकर को सामने लाए। अगर हम लोग उनको नाम सामने नहीं लाएंगे तो ये जो षड्यंत्रकारी है इन लोगों ने फिर हम लोग ऊपर में हावी हो जाएंगे। तो अभी तो बहुत ही अच्छा लगा कि ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत में ये आंदोलन के साथ साथ में राजा अशोक का भी नाम सामने आ रहा है, उनका यादगार हो रहा है, उनका सम्मान जो उनको जो सही सम्मान जो मिलना था वो सम्मान मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ा एक शुभ संकेत है। ये आगे का दिन अच्छा होगा। धन्यवाद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देता हूं। और ये खुशी की बात है कि पूरे सेंट्रल एशिया से जिस इतिहास को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था, वो इतिहास जमीन के सीने को तोड़कर खोलकर बाहर निकल के आ गया है। और सरकार की जहां तक बात डर की है, तो सरकार में डर तो पैदा हो गया है। और डर पैदा होने का कारण है कि तमाम बौद्ध संगठन, तमाम अम्बेडकरवादी संगठन केवल भारत के नहीं पूरे दुनिया में जहां जहां बसे हैं वहां सब जगह महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को रिपील करने का आंदोलन अमेरिका में भी हो रहा है, इंग्लैंड में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, स्पेन में भी हो रहा है, इटली में भी हो रहा है। और ये सरकार मैं जानता हूं इतनी आसानी से मानेगी नहीं। पहले भी 1992 का आंदोलन उन्होंने छल कपट से उसको किसी तरीके से दबा दिया, लेकिन उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, हमारी बात दूर तक नहीं जा पाती थी, कोई टीवी वाला तो कवर करता ही नहीं था, अखबार भी नहीं आता था। लेकिन इस बार तो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में यह आंदोलन जो महाबोधि महाविहार में चल रहा है ये पूरे दुनिया में फैल चुका है। और सरकार को आज नहीं तो कल झुकना ही होगा, ये मैं आपको बता दूं, हर कीमत पे झुकेगी। और अच्छी बात यह है कि इस बार संसद के अंदर मोहम्मद हनीफ एक इंडिपेंडेंट लोकसभा के सदस्य हैं लद्दाख से, अभी कल उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, उससे पहले भी कई सांसदों ने उठाया और अलग अलग पार्टी के सांसदों ने उठाया। उसी प्रकार दिल्ली की विधानसभा के अंदर भी अलग अलग पार्टी के विधायकों ने उठाया। जबकि जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तो वो उतना संसद के लेवल पर या विधानसभा के लेवल पर नहीं उठा था। यानी कि सरकार अगर आंख मीचने की कोशिश कर रही है तो वो बचने वाली नहीं है। जिस प्रकार कबूतर बिल्ली को देख के आंख मीच लेता तो उसकी जान नहीं बच जाती, जान तो उड़ने से बचेगी। उसी प्रकार इस सरकार की जान आंख मीचने से नहीं बचेगी, बल्कि उसको महाबोधि महाविहार को मुक्त करना होगा, मासिक पंडे को बाहर निकालना होगा, महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को बदल के रिपील करके उसको रद्द करके पूर्ण संचालन बौद्धों को सौंपना ही होगा। इससे अलग कोई विकल्प ना भारत सरकार के पास है ना बिहार की सरकार के पास है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी गिर गई है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबके चरित्र पर नजर है, सब पे नजर रखी जा रही है। जज क्या बोल रहे हैं और पॉलिटिकल लोग क्या बोल रहे हैं, किसी को इग्नोर नहीं किया जा रहा, सब पे नजर है, सबको जवाब देना ही होगा। इस बार जीत आपकी होने वाली है। बस एक चीज मैं निवेदन सबसे करूंगा कि आप सब लोग चाहे कितने ही संगठन भारत या भारत से बात चल रहे हैं, लाखों संगठन चल रहे हैं, अपने अपने संगठन चलाइए, लेकिन जहां बात हमारी सांस्कृतिक विरासत की है, जहां बात हमारे पूर्वजों की मान सम्मान स्वाभिमान किया है, वहां बाकी सब चीजें छोड़ दो। कोई आपस में हो सकता है किसी बात पे, तो सगे भाइयों में भी मतभेद हो सकता है, वो मतभेद बाद में, पॉलिटिकल पार्टीज में भी मतभेद होते हैं,
बौद्ध संगठनों में भी होते हैं, और दूसरे जो संगठन उनमें भी होते हैं जो दूसरे धर्म के लोग चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये मुद्दा हम सब के मान सम्मान से जुड़ा है, हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। तो महाबोधि महाविहार की मुक्ति सहित दूसरा विकल्प कोई हमें स्वीकार नहीं है। और ये संचालन समिति में धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, खुशी की बात है, पूरी दुनिया से लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये कोई एक व्यक्ति या एक संगठन नहीं चला रहा है, सब लोग धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है। और आने वाली 14 अप्रैल को दलित प्रेरणा स्थल से भी एक यात्रा शुरू हो रही है, जो अलग अलग जिलों से होती हुई सभाएं करती हुई लोगों को जागरूक करती हुई तथागत बुद्ध की जो 12 मई को जयंती है उससे एक दिन पहले यहाँ पहुंचेगी। और हमने पूरे देश के बौद्धों से अपील की है, अम्बेडकरवादियों से अपील की है कि आप सभी लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन इस बार की बुद्ध पूर्णिमा अनोखी होनी चाहिए और वो बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में आके मनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है पूरे देश के कोने कोने से इतनी बड़ी मात्रा में लोग आएंगे। और कल का भी जो आयोजन होने वाला है सम्राट अशोक जी की जयंती, हमारे इतिहास पुरुष, हमारे सबके पूर्वज, कम से कम इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे। तो आज अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने बुजुर्गों की इतिहास को पहचानिए। हम सब के लिए तो हम सब के लिए मान सम्मान की बात है, हमारी इज्जत दांव पे लगी है। छोटे मोटे कोई नहीं उसको बाद में सुलटाते रहेंगे, पहले महाबोधि महाविहार को मुक्त कराकर रहेंगे। और जब तक मुक्त ना हो जाए, इस बार ये आंदोलन रुकना किसी की मुक्त नहीं चाहिए। संख्या कभी ज्यादा कभी कम हो सकती है, परिस्थिति कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी बरसात हो जाती है, कभी कुछ होगा, उसमें बदलेंगे। लेकिन उसके बाद भी निरंतर हमारा आपसी तालमेल बना रहे और लगातार इस मूवमेंट को हम धार देते रहेंगे, तेज करेंगे। और जो जहां भी है, जरूरी नहीं है कि जो महाबोधि महाविहार हर आदमी आके यहीं से करे। जो जिस जिले में, जिस प्रदेश में रह रहा है, वहां पे भी अपने जिला मुख्यालयों के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने अपनी विधानसभाओं के माध्यम से, अपने सांसदों विधायकों के घेराव के माध्यम से इस आंदोलन को बड़ा कीजिए। आपके सांसदों को, विधायकों को डर होना चाहिए और बिहार की सरकार को भी डर हो जाना चाहिए कि ये अगर बिहार के आने वाले चुनाव से पहले महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ तो याद रहे इस बार आपकी सत्ता भी जाएगी। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन हमारी इज्जत की कोई कदर नहीं है क्या? तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है क्या? अयोध्या के अंदर जितना अवशेष निकले, पता लगा वो तो बुद्ध की साकेत नगरी थी, सारे अवशेष बुद्ध के निकले। मथुरा के अंदर सारे अवशेष बुद्ध के निकले। उसके बावजूद महाबोधि महाविहार पे 4 पंडे उसके संचालन में क्यों? क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों के जो धार्मिक स्थल हैं, क्या उनके अंदर कभी किसी अन्य धर्म के लोगों को मैनेजमेंट कमेटी में रखा जाता है? पूरी दुनिया में मुझे कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो। अगर वहां नहीं है तो फिर महाबोधि महाविहार में क्यों? क्या ये सवाल जायज नहीं है? हमारी डिमांड जायज नहीं है? सरकार आके बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। हम बौद्ध लोग हैं, हम लोग शांति और मानवता का संदेश लेकर पूरी दुनिया में जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप हमारी इसे कमजोरी समझ लें। हम लोग हाथ जोड़ना जानते हैं तो समय आने पर हाथ मरोड़ना भी जानते हैं, लेकिन अभी हाथ मरोड़ने का समय नहीं आया। हम हाथ जोड़कर ही काम चलाएंगे और हमें उम्मीद है हमारे हाथ जोड़ने से ही, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं शांति से क्रांति नहीं होती, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जितनी ज्यादा शांति होगी क्रांति उतनी ही बड़ी होगी। शांति अपने अंदर क्रांति छुपाई हुई होती है। तो निश्चित तौर पर महाबोधि महाविहार इस वक्त मुक्त होगा, मैं जानता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे और पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि महाबोधि महाविहार के मुक्ति के आंदोलन में साथ दें, अन्य धर्म के धर्मगुरु भी साथ दें, क्योंकि अगर उन्हें अपने धर्म की आस्था की इज्जत है, उन्हें रक्षा करनी है। क्योंकि अभी आपने देखा वक्त का जो एक्ट पास हुआ है संसद के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी कब्जाई जा रही है। महाबोधि सोसाइटी, महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन अभी केवल एक है। आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी राइटिंग्स के अंदर 7th वॉल्यूम में कहा है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बुद्ध का मंदिर है। काशी प्रसाद जायसवाल जो रामेश्वरम गए, उन्होंने भी उस मंदिर को बुद्ध का बताया। बद्रीनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, और ये आपका झारखंड का देवघर, केदारनाथ, सारे ही मैं ये कहता हूँ 500 साल से पहले के जितने मंदिर हैं पूरे सेंट्रल एशिया में,
उनकी अगर जांच हो जाए तो सारे ही बुद्ध के निकलेंगे। तो हमारी मांग जायज है और हम इस बार अपनी मांग से किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक पूर्ण मुक्ति ना हो जाए हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन को पूरे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में हम लोग लेकर जाएंगे और जरूरत पड़ी तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हम अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जो भी करना पड़े अपने महापुरुषों की इस विरासत को बचाने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। इस बार रोकने का सवाल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।